हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के डिग्रवाल। और आज अपन एक स्पेशल वीडियो लेके आए हैं और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला एक वीडियो है जो भी स्टूडेंट्स साइंस बैकग्राउंड से हैं और हाल ही के अंदर जिन्होंने बीएससी की है या बीएससी के अंदर है या बीएससी कंप्लीट कर जो एमएससी के अंदर एंट्रेन हुए हैं या फिर अपन कहें एमएससी पास आउट हुए हैं। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़न है नेट को लेकर कि नेट जो एग्ज़ाम है वो क्या है, कितने चरणों में होती है, किस प्रकार उसका सर्टिफिकेट आता है, उसके सर्टिफिकेट्स के क्या बेनिफिट्स हैं, उसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होती हैं, या फिर नेट पहली बात तो है क्या, नेट की आवश्यकताएं क्यों हैं, क्यों इतना क्रेज़ है लोगों में, या काफ़ी अवेयर हैं कि नेट को लेकर, या फिर काफ़ी आज भी ऐसे इंडिया में या फिर अदर जितने भी स्टेट्स हैं, काफ़ी स्टेट्स में ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं गाँव से बिलोंग करते हैं, एक हाई सिटी के अंदर वो स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। तो उन सभी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए कि जिन स्टूडेंट्स को सच में किसी एक गाइडेंस की या एक उसको करियर को लेकर उसको एक स्पेशल वीडियो की आवश्यकता हो कि वहाँ तक उसको ये नॉलेज पहुँच सके कि वो बीएससी में है या एमएससी में है तो कौन सी सब्जेक्ट चूज करे, या सब्जेक्ट चूज करने के बाद वो कैसे डिसाइड करे कि उसको नेट क्वालिफाई करना है या नेट क्वालिफाई करने के लिए उसको क्या क्या करना होगा, किस किस स्टेज से गुजरना होगा। उन सभी चीज़ों के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पे जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार के जो भी वीडियो हैं, नेट से रिलेटेड जो भी वीडियो हैं या जो भी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँच सके। तो और भी आज अपन डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले अपन देखें CSIR क्या है। CSIR तो यहाँ पर CSIR एक ऐसी संस्था या एक ऐसी इंस्टीट्यूट है, दिल्ली की इंस्टीट्यूट है, काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये एक ऐसी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो दिल्ली के पूसा में है और ये प्रत्येक 6 महीने के अंदर एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। उस एग्ज़ाम कंडक्ट को अपन कहते हैं नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। सबसे पहला तो होता है कि नेट होता क्या है, तो अपन कह सकते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब इंडिया लेवल के ऊपर या नेशनल लेवल के ऊपर एक ऐसी एग्ज़ाम की जाती है साइंस के अंदर जो CSIR कंडक्ट करवाता है कि कोई भी स्टूडेंट, साइंस बैकग्राउंड का कोई भी स्टूडेंट यदि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है, कॉलेज लेक्चरर बनना चाहता है, सहायक आचार्य बनना चाहता है, उन सभी के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशंस होती है उनमें सबसे मेन होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई करना। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है वो कब किया जाता है, तो इसकी जो क्वालिफिकेशंस हैं उनकी क्वालिफिकेशंस की अपन बात करें। सबसे पहले मास्टर डिग्री, इसकी क्वालिफिकेशंस क्या होती है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। आगे अपन डिस्कस करेंगे कि क्या मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए या फिर एमएससी प्री एमएससी फाइनल वाले भी स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं क्या। सबसे पहले देखते हैं कि आप CSIR नेट की प्रिपरेशन क्यों करें, या ऐसा क्या कारण है कि जो स्टूडेंट्स इस लाइन में जाना चाहते हैं या क्यों करना चाहते हैं या क्यों करें हम। तो सबसे जो मेन रीज़न होता है वो होता है कि कोई भी स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएससी कंप्लीट की है और हाल ही के अंदर एमएससी के अंदर एंटर हुए हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहला बेनिफिट या सबसे पहली अपन चीज़ कहें तो क्यों वो नेट करें, क्योंकि जो जिसने बीएससी की है और जिसने एमएससी कंप्लीट की है या एमएससी के अंदर एंटर हुआ है उसका जो मेन टारगेट होता है मास्टर डिग्री। अपने आप में अपन कहें किसी भी सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर मास्टर माइंड बनना, उसे अपन क्या कहते हैं, मास्टर डिग्री। तो मास्टर डिग्री का मतलब है कि कोई भी बंदा उस सब्जेक्ट के लिए क्या है,
एक मास्टर है, मतलब मास्टर का मतलब है कंप्लीट है वो सब्जेक्ट को लेकर, तो उसके लिए आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा। इस टेस्ट को क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि इतनी क्वालिफिकेशन अगर आपने की है तो आपका टारगेट क्या होगा? तो आपका टारगेट कहीं ना कहीं होगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। जिसने मास्टर डिग्री की है उसका टारगेट मोस्टली ऐसा रखें अपन कि वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज, किसी भी प्राइवेट कॉलेज, उन सब के अंदर एक सहायक आचार्य के रूप में बनना चाहता है। सहायक आचार्य या असिस्टेंट प्रोफेसर कहें, उसके बनने के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशंस होती है वो होती है नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो भी स्टूडेंट्स एमएससी और बीएससी पास आउट हैं या एमएससी अपीयरिंग है, एमएससी के अंदर है, उन सभी स्टूडेंट्स को टारगेट अपना रखना चाहिए। सबसे पहले टारगेट उसका क्या होना चाहिए? नेट। नेट उसका टारगेट होना चाहिए। यदि नेट होगा तभी वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है, सहायक आचार्य बन सकता है। और सहायक आचार्य आप भी जानते हो एक 6600 पे ग्रेड की एक हाई लेवल की एक पोस्ट कह सकते हैं अपन, हाई लेवल की एक जॉब है, एक पोस्ट है, टीचिंग का हायर लेवल कहें अपन, एक पोस्ट है, सबसे बेस्ट पोस्ट मानी जाती है। मतलब जितने भी जो प्रशासनिक पोस्टें होती हैं कहीं ना कहीं उनके इक्वल या कहीं ना कहीं उनके अपर होती है। इतनी अच्छी जॉब है, इसलिए नेट को आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका रिप्लाई दिया है मैंने कि जिन्होंने बीएससी और एमएससी कर रखी है या जिन्होंने एमएससी अपीयरिंग है वो भी नेट को करना चाहिए उसको। सेकंड, नेट क्या है? तो मैंने आपको अभी भी बताया है। नेट है क्या? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन से किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो इसलिए आपको नेट करनी आवश्यक है। नेट कैसे करें? सबसे पहली चीज, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि नेट होता क्या है, कैसे होता है, या फिर क्या चीज़ है नेट। तो यहाँ पर अपन देखें, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो CSIR कंडक्ट करवाती है वो 2 टाइम इन ईयर, एक साल में 2 बार नेट को कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, इसकी एग्ज़ाम मतलब एक साल में 2 बार होती है, प्रत्येक 6 महीने में एक एग्ज़ाम की जाती है। प्रत्येक जो साइंस की सब्जेक्ट है या फिर अपन CSIR की बात करें तो 5 सब्जेक्ट के अंदर क्या होती है? एग्जाम होती है। 5 सब्जेक्ट में क्या होती है? एग्जाम होती है, जिनमें से अपन देखें अर्थ साइंस, ओशियन साइंस, या फिर अपन कहें जियोलॉजिकल साइंस। इसके अलावा केमिकल साइंस, मतलब जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड स्टूडेंट है या केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आ जाएंगे केमिकल साइंस में। फिजिकल साइंस, मतलब जो भी फिजिक्स सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं वो आ जाएंगे फिजिकल साइंस में। और जो भी स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि जो स्टूडेंट्स बोटनी से बिलोंग करते हैं क्या उनके बोटनी की एग्ज़ाम होगी? नहीं। अगर आप बोटनी से बिलोंग करते हो, जूलॉजी से बिलोंग करते हो, माइक्रोबायोलॉजी से बिलोंग करते हो, बायोटेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हो, लाइफ साइंस से बिलोंग करते हो, जेनेटिक्स से बिलोंग करते हो, या इन सब्जेक्टों में से किसी भी सब्जेक्ट से, इन्वायरमेंट से बिलोंग करते हो, किसी भी सब्जेक्ट से यदि आप बिलोंग करते हो तो आपकी एक एग्ज़ाम होगी जिसका नाम होगा लाइफ साइंस। क्योंकि जितने भी वीडियो हैं मेरे, उन सभी वीडियो पे सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि सर हम बोटनी सब्जेक्ट से हैं, हम जूलॉजी सब्जेक्ट से हैं, तो हमारी जो नेट की एग्ज़ाम होगी वो किस सब्जेक्ट से होगी? तो बोटनी का सिलेबस क्या है, जूलॉजी का सिलेबस क्या है? तो यहाँ पर बोटनी जूलॉजी सेपरेट नहीं है, बोटनी जूलॉजी को इन्होंने कंबाइन कर सिर्फ एक सब्जेक्ट रखी है, लाइफ साइंस, जिसे मैंने बता दिया बायोटेक्नोलॉजी से लेकर, माइक्रोबायोलॉजी से लेकर, जेनेटिक्स से है, फिजियोलॉजी है, बोटनी है, जूलॉजी है, इन्वायरमेंट है, उन सब के लिए एक कॉमन सब्जेक्ट रखी गई है
लाइफ साइंस। तो जो भी स्टूडेंट्स इस सवाल में कन्फ्यूजन थे वो यहाँ पर क्लियर रखें। आप सबके लिए सिमिलर सिलेबस है। आपको क्या पढ़ना है, लाइफ साइंस का सिलेबस पढ़ना है, लाइफ साइंस का आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करना है और लाइफ साइंस के आपको एग्ज़ाम देने हैं। और अगली जो सब्जेक्ट आ जाएगी वो आ जाएगी मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट हैं, इनकी स्टूडेंट्स मैथ से जो भी बिलोंग करते हैं वो इस सब्जेक्ट में अपीयरिंग कर सकते हैं। अपन बात कर रहे हैं लाइफ साइंस के कैंडिडेट की। ये तो जनरल बेसिक चीज़ें हैं। जनरल किसी भी सब्जेक्ट का कैंडिडेट हो आपको नेट करनी ही पड़ेगी। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हो, आजकल जितनी भी प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में अपन जो पढ़ाते हैं, प्राइवेट कॉलेज में टीचिंग करवाते हैं, उनके लिए भी आपको पता है कि जो यूजीसी की गाइडलाइन है या किसी भी यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन है जिसके अंडर में वो कॉलेज आती है, वहाँ उन्होंने कंपलसरी कर रखा है कि नेट क्वालिफाइड बंदा ही आप इस कॉलेज में रख सकते हो। मतलब एक असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे यदि कोई बंदा या कोई स्टाफ वर्क कर रहा है तो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको नेट करनी होगी। और आने वाली जो कंडीशन है उस कंडीशन में आप प्राइवेट भी जॉब करना चाहते हो तो नेट आपके लिए कंपलसरी होगी। गवर्नमेंट ही नहीं, प्राइवेट भी आपसे नेट मांगते हैं। और नेट जो क्वालिफाइड बंदा है उसकी उस कॉलेज या इंस्टीट्यूट के अंदर एक अच्छी इमेज होती है, एक अच्छी छवि होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसके ऊपर फोकस करें। तो यहाँ पर अपन बात करें हाउ, कैसे करें। तो कैसे क्या करें, सबसे पहले एग्ज़ाम फॉर्म निकलता है, एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप कीजिए। इसके बाद में एग्ज़ाम का पैटर्न देखेंगे अपन कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। उससे पहले अपन देखें सिलेबस। तो आगे अपन देखें सिलेबस के अंदर अपन देखें प्रत्येक सब्जेक्ट के जो सिलेबस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अपन लाइफ साइंस सब्जेक्ट की बात करें, लाइफ साइंस सब्जेक्ट जो हैं उसमें 13 यूनिट को मेंशन किया गया है। कितनी यूनिट है, लाइफ साइंस में मैंने आपको बार बार इसी चीज़ पे मैं फोकस कर रहा हूँ, बार बार मैं इसी चीज़ पे जोर दे रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स खास तौर से बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, लाइफ साइंस, फिजियोलॉजी और भी बॉटनी से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है या लाइफ साइंस से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है, उन सबको ये सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। आपको 13 यूनिट पढ़नी पड़ेगी। 13 यूनिट के अंदर जो भी यूनिट्स हैं, जैसे फर्स्ट यूनिट की अपन बात करें बायोकेमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, बायोकेम, मतलब जो बेसिक यूनिट है, एटम्स हैं, बॉन्ड हैं, ये सभी यूनिट में आ जाएंगे बायोमोलिक्यूल्स और बायोकेम के अंदर। सेकेंड यूनिट की अपन बात करें सेल बायोलॉजी, थर्ड अपन यूनिट की बात करें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसके बारे में। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो भी सेंट्रल डोग्मा है, डीएनए से लेकर आरएनए, आरएनए से लेकर प्रोटीन्स, उनके सिंथेसिस, उनके डिग्रेडेशन, उनके पाथवे और उनके इनहिबिटर्स, वो सभी चीज़ किस में आ जाएंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा फोर्थ यूनिट अपन देखें तो यहाँ पर आ जाएगा इम्यूनोलॉजी, और सेल सिग्नलिंग। ये जो पोर्शन है वो आ जाएगा फोर्थ यूनिट के अंदर। हो सकता है कोई यूनिट ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन जो एक आइडिया है वो आपको बता रहा हूँ 13 यूनिट पे आपको क्या क्या पढ़ना होता है। तो ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। फोर्थ ये आ गई। फिफ्थ अपन बात करें डेवलपमेंट बायोलॉजी, जिसमें प्लांट्स की डेवलपमेंट बायोलॉजी और एनिमल्स की बायोलॉजी, डेवलपमेंट बायोलॉजी दोनों आ जाएगी। इसके अलावा 6 नंबर पर अपन देखें तो यहाँ पर 6 नंबर पे अपन देखें जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स एक कॉमन यूनिट है
जो एनिमल और प्लांट्स दोनों में अपन पढ़ते हैं या जूलॉजी और बॉटनी दोनों के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा 7th यूनिट अपन देखें, प्लांट फिजियोलॉजी। इसके अलावा 8th एनिमल फिजियोलॉजी, ये एनिमल फिजियोलॉजी आ जाएगी। इसके अलावा 9 यूनिट के अंदर अपन देखें, नाइन के अंदर देखें इवोल्यूशन और इकोलॉजी। यहाँ पर 11 नंबर में आ जाएगी एप्लाइड बायोलॉजी। और 13 जो 12वां नंबर है, इनमें से एक की यूनिट कहीं ना कहीं मिसिंग हो रही है, तो वो थोड़ा सा आप देख लेना सिलेबस के अंदर। सिलेबस आपको मैं उसमें PDF में भी डाल दूंगा, तो वो आप उसमें देख लेना। लास्ट यूनिट जो आती है वो आती है मेथडोलॉजी। तो यहाँ पर जो टेक्निक्स है, या फिर अपन इसको ये भी कह सकते हैं टेक्निकल पोर्शन, टेक्निकल मतलब जितनी भी आपकी जो मेथड्स हैं, जितनी भी टेक्निक्स है जो बायोलॉजी के अंदर यूज में आती है, लाइक एज इलेक्ट्रोफोरेसिस है, क्रोमेटोग्राफी है, और भी जितनी भी टेक्निक्स है वो सभी टेक्निक्स इसके अंदर देखने को मिलती है। तो ये इसका पोर्शन आ जाएगा। तो मेन जो यूनिट है वो सभी को आपको ये सिलेबस जो है उसको कवर करना है, तो ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे अपन देखें पेपर पैटर्न। सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चे सोचते हैं कितने पेपर होते हैं, कैसे एग्जाम होती है इसकी कंडक्ट, तो आगे अपन देख सकते हैं। तो यहां पर अपन देखें पेपर पैटर्न में, देखें इसमें पेपर पैटर्न चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, 3 पोर्शन आते हैं, पार्ट A, B, C। केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा पार्ट 3 के अंदर अपन बात करें, नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4। इसके अलावा अपन देखें जो पोर्शन आते हैं A और B और C, A, B और C, 3 पार्ट आते हैं, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। एक ही पेपर के अंदर हैं तीनों, अलग अलग मत सोचना, एक ही पेपर है, एक पेपर में 3 पोर्शन दिए गए हैं, A, B और C। इसमें A में अपन देखें क्वेश्चन 20, कितने क्वेश्चन आते हैं 20। अब 20 में से करने कितने आपको 15 क्वेश्चन, मतलब 20 में से केवल आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। चॉइस है 20, 15 करने हैं। 20 सेक्शन में देखें अपन कितने क्वेश्चन आते हैं 50 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। इनमें से आपको करने कितने हैं 35 क्वेश्चन करने हैं। इसके अलावा C सेक्शन, आते कितने क्वेश्चन 75 क्वेश्चन आते हैं। आपको 75 में से ओनली 25 क्वेश्चन को क्या करना है अटेम्प्ट करना है। इसका मतलब यहां पर अपन देखें 50 ये क्वेश्चन हो गए और ये कितने हो गए
25। टोटल क्वेश्चन कितने हो आपके पास में? यहाँ पर अपन देखें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए के अंदर 15 क्वेश्चन, पार्ट बी के अंदर 35 क्वेश्चन और पार्ट सी के अंदर 25 क्वेश्चन। इस प्रकार से टोटल जो क्वेश्चन है वो कितने हुए? 75 क्वेश्चन। अपन नंबर की बात करें, ये कितने नंबर का है? 2 नंबर का। ये कितने नंबर का है? 2 नंबर का। लेकिन ये कितने नंबर का है? 4 नंबर का। तो यहाँ पर अपन देखें, ये पोर्शन तो हो गया 100 नंबर का, ये पोर्शन हो गया 17 या 70 नंबर का, और ये पोर्शन अपन देखें 30 नंबर का। तो टोटल जो मार्क्स है वो कितने हो गए? 200 मार्क्स। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन तो कितने हैं? 75 क्वेश्चन। नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं? 200 मार्क्स। इनमें से जो कट ऑफ लगभग जाती है वो हमेशा कट ऑफ रहती है 50 से 60%। हमेशा जो कट ऑफ रहती है वो 50 से 60 के आसपास रहती है, मोस्टली 50-55 के आसपास रहती है। तो ये आपको एग्जाम पैटर्न है, इस प्रकार से एग्जाम होती है। और टाइम की बात करें अपन, तो 3 घंटे का टाइम का एग्जाम होता है। ऊपर से अपन बात करें, एग्जाम कैसी होती है? ऑनलाइन एग्जाम होती है। इसकी जो एग्जाम है वो कैसी होती है? ऑनलाइन परफॉर्म की जाती है। तो सिलेबस की बात कर ली अपन ने, पेपर पैटर्न की बात कर ली, क्वालिफिकेशंस की अपन बात करें आगे अपन। कि किसी भी नेट के लिए अपन देखें क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन की अपन बात करें कि क्वालिफिकेशंस क्या है। सबसे पहले आपके पास बीएससी कंप्लीट, बीएससी क्या होनी चाहिए? कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, अपीयर इन एमएससी, मतलब एमएससी में एडमिशन लिया हुआ होना चाहिए कि आपने एमएससी के अंदर एडमिशन ले लिया। बीएससी पास आउट, बीएससी पास आउट होने के बाद में आपने क्या किया है? एमएससी के अंदर एंटर किया है। तो एमएससी में चाहे आप फर्स्ट सेम में हो या फर्स्ट ईयर में, कई बार ऐसे सोचते हैं स्टूडेंट्स कि उनको इतना आइडिया नहीं होता है कि एमएससी प्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो कंफर्म नो डाउट, इसमें किसी भी प्रकार का भ्रम या ऐसी कंडीशन नहीं है। कोई भी जो स्टूडेंट्स एमएससी या फिर अपन कहें बीएससी 3rd ईयर पास आउट हो, और कंडीशन शर्त सिर्फ एक है कि उसने एमएससी के अंदर कहीं ना कहीं एडमिशन ले रखा हो, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर अगर उसने एडमिशन ले रखा है, दैट मीन्स वो स्टूडेंट्स इसके लिए क्या है? एलिजिबल है। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं एमएससी फाइनल पास आउट तो है ही है, पास आउट तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो भर ही सकता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स एमएससी के अंदर है, एमएससी फर्स्ट ईयर, एमएससी फाइनल किसी भी सेमेस्टर में हो, तो वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। वो भी क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए कंडीशन होती है कि जब आप एग्जाम फिलअप करते हो,
एग्ज़ाम फॉर्म। एग्ज़ाम फॉर्म जब भरते हो तो उसमें एक फॉर्म होता है, रिजल्ट अवेटेड। इस फॉर्म को आपको निकालना है, प्रिंट आउट, फिलअप करना है और साइन करवाने हैं किसके, आपके किसी भी कॉलेज में जिसमें आप पढ़ रहे हो वहाँ के प्रिंसिपल या वहाँ पर HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट, आपका जो विभाग है उस विभाग का, डिपार्टमेंट का हेड हो कोई, या उसकी कॉलेज का प्रिंसिपल हो वो, या फिर उस संस्था का या इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हो, वो अप्लाई कर सकता है, वेरीफाई करेगा आपके फॉर्म को कि आप यहाँ के स्टूडेंट हो, और वो फॉर्म जो है वो फॉर्म आप फॉर्म भरते वक्त उसमें डाल सकते हो, मतलब भर देना, ये डाल देना, इसकी PDF बनाकर डालनी होती है। तो ये आप जैसे ही डालोगे तो आप उसमें अप्लाइड हो जाओगे। अभी सोचोगे अगर मैंने फर्स्ट सेम, सेकंड सेम या फिर MSc प्री फाइनल के अंदर अगर मैंने नेट की है तो क्या मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा नेट का? उसके लिए है कि अगर आपने पास कर लिया नेट की एग्ज़ाम तो आपको नेट का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तब तक नहीं मिलेगा जब आप MSc पास आउट नहीं हो जाते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, MSc कंप्लीट। जैसे ही आपकी 2 साल बाद MSc कंप्लीट होती है तो आप अपने MSc की मार्कशीट की कॉपी और डॉक्यूमेंट्स लगाकर आप CSIR में भेज सकते हो दिल्ली में। CSIR भेजने के बाद में आपका जो नेट का सर्टिफिकेट है वो साइट के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा, या बाई हैंड भी वहाँ से लेकर आ सकते हो। तो ये आपको सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब आप MSc पास आउट कंप्लीट हो जाओगे। उसकी मार्कशीट देखकर आपको वहाँ का सर्टिफिकेट या नेट का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। तो ये चीज़ें इसके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ कि कितने अटेम्प्ट होते हैं, कितनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो यहाँ पर कोई अटेम्प्ट का फिक्स नहीं है। इसमें जैसे बस एज का ज़रूर थोड़ा सा रहता है, जो भी JRF के लिए है 32 ईयर, मतलब JRF के लिए ज़रूर 32 ईयर रहता है, और जनरल की अपन बात करें शायद 80 ईयर रहता है, 28 ईयर। और इनकी बात करें, फीमेल की बात करें या फिर SC ST की बात करें तो 32 ईयर होती है। तो ये ज़रूरत है। लेकिन नेट के लिए ओनली, नेट के लिए नो एज लिमिट, इसमें किसी भी प्रकार की एज की कोई लिमिट नहीं है, ना ही कोई अटेम्प्ट की लिमिट है कि आपने 5 बार दिया, 6 बार दिया है, लाइफ टाइम भी आप दे सकते हो। इसमें किसी प्रकार की लिमिटेशंस देखने को नहीं मिलती है। तो ये इसकी क्वालिफिकेशंस है। बेनिफिट्स की अपन बात करें तो बेनिफिट की मैंने बता ही दिया। जो भी स्टूडेंट्स असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आप टीचिंग करवाना चाहते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो आपके लिए सबसे बेनिफिट है कि आप एक नेट क्वालिफाइड हो या आप JRF क्वालिफाइड हो। और दूसरी चीज़ PhD, आप PhD के लिए भी आप क्या रहते हो, एलिजिबल रहते हो कि आप इससे PhD कर सकते हो। आगे अपन एक वीडियो बनाएंगे जिसमें देखेंगे, या फिर मैं अभी आपको बता देता हूँ, आगे तो छोटा वीडियो नहीं बना पाएंगे, लेकिन अभी इसमें देख लेता हूँ या बता देता हूँ आपको कि इस एग्ज़ाम में 2 प्रकार के कैटेगरी डिवाइड की हुई होती है। काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें भी कन्फ्यूजन रहते हैं। कि इसमें 2 प्रकार की कैटेगरी है, JRF और नेट। आप एक एग्ज़ाम देते हो, उस एग्ज़ाम में 2 प्रकार की सीटें अवेलेबल होती हैं। जो स्टूडेंट टॉप होते हैं, या फिर JRF की जो सीट होती है वो फिक्स होती है। JRF का मतलब है यहाँ पर जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जूनियर रिसर्च फेलोशिप मतलब इस JRF के तहत आपको PhD में
5 साल के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। कितने स्कॉलरशिप पर मंथ? 35,000 पर मंथ। 35,000 के आसपास आपको स्कॉलरशिप मिलती है। कितने? 5 साल तक, जब तक आप पीएचडी करते हो। अगर आपकी पीएचडी 7 साल चलती है तो 5 साल तक ही मिलेगी आपको जेआरएफ। और यदि आपकी 3 साल में जेआरएफ कंप्लीट हो जाती है पीएचडी, तो 3 साल में ही आपको ये स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट्स पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए आजकल कंपलसरी है कि वो जेआरएफ हो, तभी उसका जो अपन कहे रोजी रोटी जो कंडीशन है वो आराम से सर्वाइव कर सकता है, किसी हॉस्टल में रहकर सर्वाइव कर सकता है। सिर्फ नेट की बात, जो स्टूडेंट बचेंगे, जैसे मान लो कि एक टाइम पर 5,000 लेना है इनको, 5,000 में से इन्होंने क्या किया, 1,000 को तो दी जेआरएफ, तो बचे कितने? 4,000। 4,000 को क्या दे देंगे, ये नेट दे देंगे कि आप किसके लिए एलिजिबल हो, आप एलिजिबल हो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में बैठने के लिए। जेआरएफ वाले जिनको स्कॉलरशिप मिलती है, स्कॉलरशिप की जेआरएफ की जो वैलिडिटी है वो कितनी रहती है? 2 ईयर। अगर आप में 2 साल तक अगर पीएचडी में एंट्रेंस नहीं लिया है, पीएचडी में इनरोल नहीं हुए हो, तो ये सर्टिफिकेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? लाइक एज नेट। मतलब जेआरएफ में क्या होता है, नेट प्लस जेआरएफ दोनों होती है। क्यों? जेआरएफ में 2 साल तक तो ये जेआरएफ के रूप में काम करता है, मतलब फेलोशिप देने के लिए एबिलिटी रखता है, और 2 साल बाद ये सर्टिफिकेट क्या बन के रह जाएगा? नेट का सर्टिफिकेट बन के रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिसने जेआरएफ कर ली उसको नेट की अलग से आवश्यकता है, लेकिन जिनको नेट की है उनको जेआरएफ की अलग से आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उस नेट के अंदर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। ये केवल एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज़रूरी होता है। तो ये हुई जेआरएफ। इसमें से कुछ जो सीटें होती है, टॉप 10 की जो स्टूडेंट्स होते हैं या कुछ स्टूडेंट होते हैं, उनको एसपीएम दी जाती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप। ये फेलोशिप है केवल टॉप स्टूडेंट्स को दी जाती है। इसकी स्कॉलरशिप भी ज़्यादा होती है, अप्रोक्स 60,000 से भी अबोव शायद होती है इसकी, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है अभी फ़िलहाल, लेकिन एसपीएम की स्कॉलरशिप काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन टॉप 10 को या कुछ स्टूडेंट्स को, सिलेक्टेड स्टूडेंट को दी जाती है जो टॉप में रहते हैं। तो इस प्रकार से अपन 3 कैटेगरी कह सकते हैं, एक तो जेआरएफ कैटेगरी, एसपीएम कैटेगरी और नेट कैटेगरी। इस प्रकार से इस एग्जाम में आप ये बेनिफिट्स कर सकते हो। पीएचडी में आपको काफ़ी बेनिफिट्स है, आपको स्कॉलरशिप मिलती है, 5 साल तक स्कॉलरशिप मिलती है। आप किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो, तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो। तो ये सभी उसके क्या है, बेनिफिट्स हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स बीएससी और एमएससी से हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि मैं तो ये कहता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स बीएससी से एमएससी करने की प्लानिंग करता है, उसी के साथ आपके माइंड में एक प्लान ज़रूर करना चाहिए कि हमें नेट क्वालिफाई करना ही है। और जहां तक हो सके आप एमएससी के अंदर हो तो एमएससी के साथ ही आपको नेट क्वालिफाई करना चाहिए। हो सकता है कोचिंग से कीजिए, सेल्फ स्टडी से कीजिए, अपने किसी प्रकार का कोई वो नहीं करेंगे कि कोचिंग ही कंपलसरी है। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब आज एक ऐसा सोर्स है जिसमें काफ़ी वीडियो, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है आप वीडियो से पढ़ सकते हो। और भी किसी प्रकार की गाइडेंस के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो मैं हर जो कमेंट है उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और सभी स्टूडेंट्स जो हैं अपने पेरेंट्स के, अपने जो सपने हैं, उनके पेरेंट्स के जो सपने हैं, उन सपनों को आप ज़रूर साकार कीजिए, उनके सपनों के ऊपर आप खरे उतरिए। मेरी ये शुभकामनाएं हमेशा सभी स्टूडेंट्स के साथ है। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के साथ ये शुभकामनाएं हैं कि वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पेरेंट्स के सपने हैं उनको साकार ज़रूर कीजिए, अपने सपने साकार कीजिए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट्स हो, उसके पेरेंट्स जो है इतनी लगन, इतनी मेहनत कर वो कि स्टूडेंट्स को इस लेवल तक पढ़ाते हैं, और लास्ट में अपन क्या करते हैं, अपन अपना कैरियर स्पॉइल करने लगते हैं। गलत संगति है, गलत लोग हैं, गलत लाइन है, गलत रास्ता है, रास्ता भटक जाते हैं। तो उन कारण से काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जिनके कारण से अपने पेरेंट्स को जो है रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, और पेरेंट्स पूरी ज़िंदगी जिसका वेट करता है लास्ट में वो उसी स्टेज पे रह जाता है। और अपन क्या करते हैं, अपन अपने ऐश के चक्कर में अपने पेरेंट्स के जो सपने हैं उनको पैरों के तले अपन क्या कर देते हैं, रोन देते हैं।
और मैं ये नहीं चाहूँगा कोई भी जो स्टूडेंट्स की लाइफ में हैं उनका सबसे पहला कर्तव्य सिर्फ एक ही है, स्टडी। आप स्टडी करके एक अच्छा कैरियर बना सकते हो, बेटर कैरियर बना सकते हो। तो सभी स्टूडेंट्स अपने फोकस, अपना जो ध्यान है वो सिर्फ अपने कैरियर में बनाइए। अपने पेरेंट्स का नाम कीजिए, अपने फैमिली का नाम कीजिए, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का नाम कीजिए। मैं तो ये चाहता हूँ सभी स्टूडेंट्स आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च की तरफ बढ़े ताकि अपने देश को बेनिफिट मिल सके, क्योंकि गवर्नमेंट आज इतना कुछ कर रही है अपने रिसर्च के लिए, इतनी फेलोशिप, इतनी स्कीम जारी कर रखी है, लेकिन एक करने वाले का जज्बा होना चाहिए। तो सभी स्टूडेंट्स से ये दुआ है या फिर अपना आशीर्वाद कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स से वो इन लाइन में आइए, नेट JRF कीजिए, रिसर्च फील्ड में जाइए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए। तो इसी के साथ आज का वीडियो अपना कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स।